ऑन, एक सेकंड। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप लगातार देख रहे हैं कि आज 5 राज्यों में मतगणना चल रही है और जो शुरुआती रुझान इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें तस्वीर किस तरीके से बनती दिख रही है अलग अलग राज्यों की विधानसभा की, और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, और साथ ही इसके पीछे के बड़े फैक्टर्स, बड़े कारण क्या है और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, इसको भी समझेंगे। 5 राज्यों में फिलहाल जो मोटे तौर पर संकेत हैं कि 4 राज्यों में अब तक तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ती दिख रही है। पंजाब में नतीजे चौंकाने वाले हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के करीब पहुंचती नजर आ रही है। वहीं गोवा में अभी भी मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है, जहां पर कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच में। हालांकि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एमजीपी और अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे अगर जरूरत पड़ती है, प्रमोद सावंत ने यह कहा है। लेकिन इसके साथ साथ गोवा में ही कांग्रेस और दूसरे दलों ने ऐलान किया है कि वो मिलकर सरकार का विकल्प देने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ लगातार 2 खास मेहमान, रोहन दुआ, आशुतोष झा साहब स्टूडियो में हैं, और अब हमारे साथ रिंकू जो कि एडिटर हैं इम्फाल टाइम्स मणिपुर से, और अरविंद जी हैं वरिष्ठ पत्रकार यूपी से, जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, यूपी पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि सुबह से जो मतगणना का काम शुरू हुआ और इस वक्त जो रुझान है वो कमोवेश तस्वीर में बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। करीब 20 सीटों का फर्क समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है, लेकिन बीजेपी के जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट सस्टेन कर रहे हैं उस नंबर्स 260 और 280 के बीच में। कैसे आप देखते हैं, और खासतौर पर यहां पर क्या ये माना जाए कि बीजेपी की साइलेंट वेव और एसपी का गठबंधन का फॉर्मूला वो एक्चुअल में जमीन पर हकीकत में नहीं बदल पाया? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए हैं उसके ढेर सारे निहितार्थ हैं। इसको हम लोग जो है एक बड़े पैमाने पर, इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। अमूमन यूपी की राजनीति को माना जाता था कि यह खौलता हुआ जातियों का कुंड है और जो जातियों के समीकरण को स्थापित कर लेगा वह जो है लखनऊ के सिंहासन पर आसीन होगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि जो विकास का एक एजेंडा लेकर के 2017 में उतरी थी, और जिस तरह से हाशिए के लोगों को जो सोशल वेलफेयर की स्कीम थी उससे जो है पूरी तरह से फलीभूत किया, उनके तक जो है सरकार की योजनाओं को पहुंचाया और जनता में एक भरोसा जताया। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराजगी नहीं थी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो है 2007 से 12 तक बसपा का शासन देखी, 12 से लेकर के 17 तक सपा का देखी, और अब 17 से 22 तक भाजपा का देखी। स्वाभाविक रूप से लोगों ने आकलन किया, उन्होंने जो है तराजुओं पर रख करके राजनीतिक दलों को उनके कार्यकाल को तौला और उसके बाद जो है अपना फैसला सुनाया। तो चूंकि फैसला जो है कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है। अरविंद जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन बीजेपी हेडक्वार्टर से सीनियर बीजेपी लीडर शाइना एनसी इज जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम, सो लेट्स लिसन इनटू हर। फ्रेम दोनों रखना, दोनों को फ्रेम में। अखिलेश जी, कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. I can hear you. So over to you, and let's all listen into what the BJP leader has to say. साइना एनसी बीजेपी की बहुत ही प्रमुख नेता, तेज तर्रार नेता हमारे साथ हैं। साइना, जिस तरीके से लग रहा था कि बीजेपी इतना अपेक्षित प्रोग्राम नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो रुझान नजर आ रहे हैं, आप 4 स्टेट में काफी आगे बढ़ रही हैं, इसका क्या कारण आपको लग रहा है? मुझे लगता है एकमात्र नाम है और वो है मोदी जी। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी जी का जो चमत्कार है दैट इज द मैजिक वॉन्ड। लोग कहते हैं कि सुनामी, मैं तो कहूंगी कि ये महा सुनामी है, क्योंकि शायद इतिहास में
कभी भी नहीं ये महसूस हुआ जैसे उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है, महिला आई है बाहर, पुरुष आए हैं, युवा आए हैं और जात पात धर्म के आधार पर वोट न करते हुए प्रगति की राजनीति हमारे प्रधान सेवक के लिए ये एक रेफरेंडम है। आप गोवा जैसे प्रदेश लीजिए जहां 5 लेकिन उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष के रैलियों में भीड़ नजर आ रही थी, उस समय क्या आपको सांसद नहीं लग रही थी कि कहीं मामला उलट न जाए? ना, देखिए लोग ने कहा कि मौर्य जी छोड़े पार्टी को, अभी क्या होगा। देखिए उनकी हालत, देखिए कि ईस्टर्न यूपी हो या वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है कैसे बढ़ा है। और ये एक रेफरेंडम होता है जब लोग चाहते हैं स्थिरता, चाहते हैं प्रगति, चाहते हैं एक नेता जिनमें विश्वास है, जो आतंक के खिलाफ हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और एक प्रतीक के तौर पे विश्व भर में आज एक ग्लोबल लीडर है। लेकिन रुझानों के बाद मैं सबसे पहले बीजेपी के किसी नेता से बात कर रहा हूं। आप ये बताइए कि फार्मर्स मूवमेंट, बड़ा किसान आंदोलन था, सबकी नजरें थी, सबको लग रहा था कि इसका बहुत घाटा बीजेपी को उठाना पड़ेगा, तो क्या किसान आंदोलन कोई मुद्दा ही नहीं रहा इस चुनाव में? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की विनम्रता की दात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा देश सर्वप्रथम, और उस देश सर्वप्रथम में उन्होंने किसानों के साथ भी समझौता तो गलत शब्द होगा, लेकिन उनकी बात सुनी। और रिपीलिंग ऑफ द 3 फार्म लॉज आल्सो वर्क टू आवर एडवांटेज इन उत्तर प्रदेश। द स्मॉलर स्टेट्स, आई वाज कमिंग टू गोवा विद एज एन एग्जांपल, क्योंकि 5 साल तक आपने देखा है कि 10-10 मुख्यमंत्री भी बदले हैं, और गोवा में हमने देखा है कि तीसरी बार हम जीत के आए हैं। उत्तराखंड में पोल पंडित्स ने कहा भारतीय जनता पार्टी को कठिन रहेगा, वहां भी बहुमत मिली है। मणिपुर में ऐतिहासिक बहुमत। गोवा में क्या आप अपने बल पे सरकार बना लेंगे? मनोहर पर्रिकर के पुत्र भी खड़े हुए थे, आपकी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए। लोगों को अपेक्षा थी कि कहीं वो सहानुभूति का वोट उनको न मिले, आपको डैमेज न हो, लेकिन अभी आपको रुझानों से क्या लग रहा है, कैसा? मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ साथ लोगों का प्यार, और जब लोगों का प्यार मिलता है तो सरकार अपने आप बनती है। लेकिन उत्तराखंड में बार बार ये बात कही जा रही थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस इस बार सरकार बना नहीं जा रही है, बट व्हाट हैपेंड विथ उत्तराखंड? हाउ कैन यू टेल, बिकॉज 3 चीफ मिनिस्टर्स यू हैव चेंज्ड इन उत्तराखंड? I think New India is not just about aspirations, but they also decide who they want as a leader. And they're very clear that it is only one name, which is Modi ji. और जब मोदी जी की बात करते हैं तो एक चीज स्पष्ट है कि प्रगति तो उस प्रदेश में होगी, और उस लिए इस भारी तादाद में आपने जीत हासिल की है। 11 करोड़ कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन एक नेता है जो मुझे लगता है कि अपरंपार है, और उनका नाम है मोदी जी। अब आखिरी एक मणिपुर पे भी सवाल कर रही हूँ कि मणिपुर में आपके सारे एलाई जो है बाहर है, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मणिपुर के रुझान कुछ दिखा रहे हैं। आपको मणिपुर के बारे में क्या लगता है, और उन एलाइज के बारे में भी क्या लगता है? जो काम भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया नॉर्थ ईस्ट में, उसके लिए मुझे लगता है कि लोगों ने हर एक क्षेत्र में, माइनॉरिटी स्टेट हो या माइनॉरिटी कंस्टिट्यूएंसी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो एक चीज स्पष्ट है कि दिस इज द चेंजिंग पॉइंट फॉर इंडियाज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और अमृत महोत्सव में 70 साल के बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी ओनली इंडिया एज अ सुपर पावर। व्हाट वेंट रॉन्ग इन पंजाब? Well, Punjab, obviously we had an alliance with the Akalis. People chose not to accept and welcome it. But I'm sure in the days to come, as we did well in West Bengal, next time round we'll make it in Punjab too. Okay, let's hope. Leaders always hope for the best. Thank you so much. We hope for the best for the country. Okay, yeah. And that is the important point. Thank you so much, Saina. Thank you. So much. So this was Saina NC from BJP, and she was telling why the results are better than expected by many poll pundits. शुक्रिया अखिलेश जी, आप वहां से बातचीत कराने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। आशुतोष जी, एक सवाल जो इस पूरे चुनाव में बीजेपी के नेताओं की ओर से, या फिर जो एक मैं कहूँ कि मोदी मैजिक की बात हो रही है, ये किसी भी एक पार्टी के लिए ये पॉजिटिव साइन है, या फिर स्टेट यूनिट और स्टेट जो मैं कहूँ कि छोटे छोटे राज्य, वहां पर दिग्गज नेताओं के लिए एक चिंता का सवाल भी, और उस पर फोकस करना होगा अगर लॉन्ग टर्म में आगे जाना है? नहीं, ये देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, ये करीब करीब पार्टी में डिफाइंड होती है। डिफाइंड ना भी हो तो लोग जानते हैं। लेकिन
जब हम इस तरीके के रिजल्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो जाहिर तौर पर हमें देखना होता है सबसे टॉप पर है। वो इसलिए क्योंकि आप दूसरे दलों के भी परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए तो वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होता है टॉप लीडरशिप से। आज जैसे पंजाब की जब बात कर रहे हैं तो पंजाब में चन्नी को हम डिस्कस नहीं करते हैं उतना जितना कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को। आखिर फाइनली उसी के कारण वो परकुलेट नीचे तक किया, वो चीजें उनके डिसीजंस के कारण, उनके सिलेक्शंस के कारण वो परकुलेट नीचे तक चीजें की और उसका रिजल्ट दिखा। तो इसीलिए जब चुनाव की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर मोदी। अदरवाइज जब आप यूपी की बात करते हैं तो यूपी में योगी को डिस्कस किया जा रहा था। एक सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन था जो योगी को पर्सनली भी लाइक कर रहे थे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। योगी को इसलिए भी लाइक कर रहे थे क्योंकि कोई करप्शन नहीं था। योगी को इसलिए लाइक कर रहे थे लोग कि वो उसी तरीके से मेहनत कर रहे थे जैसे मोदी करते हैं। योगी को इसलिए लाइक कर रहे थे कि वो परिवारवाद से बिल्कुल उसी तरह से अलग हैं जिस तरीके से मोदी हैं। तो हमेशा देखिए एक कंपैरिजन तो हमेशा रहेगा और उस कंपैरिजन का दबाव नीचे के लीडरशिप पर दिखेगा। लेकिन ये चिंता से बड़ी बात है नीचे के लीडरशिप के लिए खुशी की कि एक ऐसा लीडर है उनके पास जिसका करिश्मा बोलता है। और जो अब यही बात देखिए मैं बताना चाह रहा हूं कि इस रिजल्ट का सबसे बड़ा मैसेज क्या है और जो एक टेक जो मिलता है वो मुझे लगता है जैसे कि एक एंटी इनकम्बेंसी, एक एस्टैब्लिश्ड डिक्शनरी में एक शब्द था एंटी इनकम्बेंसी। आपने 5 साल रूल किया है तो एंटी इनकम्बेंसी आप पे लगना है। ये 2019 में इन्होंने कहना शुरू किया था प्रो इनकम्बेंसी की बात। ये धीरे धीरे प्रो इनकम्बेंसी उसी तरीके से एस्टैब्लिश हो रहा है डिक्शनरी में वर्ड। ये इंट्रोड्यूस किया है जो वर्ड इन्होंने, वो हुआ है मोदी के कारण। तो जाहिर तौर पर वो सबसे बड़े लीडर के रूप में दिखेंगे, उनका नीचे कहीं न कहीं दबाव दिखेगा। लेकिन ये चिंता से बड़ी बात उनके लिए खुशी की है मुझे लगता है। Absolutely, and I think more reason for the BJP to also be happy about the fact that, you know, in Manipur, a northeastern state, of course, we've seen since 2014, the BJP government's thrust has been on development of the northeast, but particularly commendable that the party is on way to making the government on its own without any support from regional parties in the state of Manipur. And let me go across and get a comment from Rinku Khumukcham, editor of the Imphal Times. Was this kind of a result anticipated? Was the BJP in fact hoping that after separating from the NPP, which is also contesting on large number of seats, that the BJP would be able to form a government on its own in Manipur? First, let me answer why the BJP is believing that they will form the next government after winning a huge margin. Because, you know, they don't have a competent, like, they don't have a political party which they think that they will compete with. There is no political party that is ready at ground level to compete with the BJP. That is what they think. Even though the Congress party have been claiming that they have their own vote bank in the grassroots, but still then the BJP have been doing a lot of things which people started believing that it's BJP who will form the next government, who will be leading the next government. These are the perception, because the opposition party, which is supposed to be the second, you know, the alternative means of government, they cannot build up that confidence to the people, and they are not in a position to form the government, and they are not able to stand up in all the seats of the 60 seats. They stand up only 53 seats, and their alliance party in 2 constituency. These are the reason for the BJP to believe. But still then, there are another factor coming up is that when almost all the candidates are, trying their lucks for getting the BJP ticket, only one were able to get it, because the ticket cannot be given to 2 persons. So at those who are denied ticket from the BJP, but those who thought themselves that they are strong, they have strong grassroots level supporter, they joined the JDU. Most of them joined the JDU and the NPP. And one, candidate who have been expecting the BJP ticket but denied at the last hour is contesting as an independent candidate from one constituency. These are the factors that the BJP is having more, BJP is in the upper hand when it comes to the formation of the next government. At the same time, at this hour, at 1 p.m.,
as per report I get, the BJP is leading in 21 seats, the JDU in 2, the NPF, which is the Naga People's Front, who have sent up candidate in 10 assembly constituencies. They are leading in 6 assembly constituencies. And the NPP, who have sent up 38 candidates, they are leading in only 6. And then others like Independent and others, they are in 3. So at the moment, it is like this. And it is clear that at some of the constituencies, like the Hainan Assembly constituency, where the BJP is having a stretch fight with the INC candidate, where the Chief Minister N. Biren Singh is contesting, he is, after 7 rounds of counting, that is almost the end of the counting, he is getting a number of, votes. About 24,000 votes he already got, and then his rival, that Congress INC candidate, got only somewhere around 4,000 votes. That means that after the counting end, it is likely that the BJP will, the BJP candidate, who is also Chief Minister, is likely to win in the seat, to regain the seat. In another news just received a couple of minutes ago, we have been told that one of the JDU candidate has been declared, not actually declared, but the counting has already completed, and then he is leading more seat than his rival candidate. So there are probabilities of the JDU candidate winning at least at 3 or 4 seats. And okay, Mr. Kongcham, so obviously the BJP seems to be getting Manipur and is on way to form the government. But all of us have established here, we've been talking about since morning, how development has been the major pole plank of the BJP. It has resonated well with voters across all of these 4 states that the party is now winning. But apart from that, how much of a role have the Kuki ethnic groups played? They declared support for the Saffron Party. And how much of a factor do you see that contributing to the BJP now winning solely the state of Manipur? Actually, in the Kuki peoples who have had openly declared support to the BJP party, it is in the Chushanpur district and at Kangkupi district and at some of the assembly constituency where these Kukis are dominated. So they to the constituency where they have already given a signal of supporting the BJP, almost all the BJP candidates are in leading, and counting of some of the assembly constituencies are still yet to begin. So as of now, we cannot simply say that in all the jurisdiction of the Kuki area, the BJP will be leading. This cannot be assured because from Chushanpur district, we have been receiving a news that one of the JDU candidates is in the upper hand and that he is likely to win. So these are the things, and it is not that it is not because of the their support or not. It is because of the perception of people that an alternative government. There is no way for alternative government. This is what the people think about. It is what the people here in the state of Manipur, either in the rural or urban, either those electors or the candidates, they are all against they want to go with the government. But except for the Congress party, who is hoping to regain power, other parties, they all are expecting to go hand in hand with the BJP. And for the NPP, it is according to the number they will decide. It is, just a couple of minutes ago when I talked with them, I have been told that it will depend on the numbers they get in this upcoming in this result. Absolutely, so far, but for now it looks like the BJP has taken an unassailable lead in Manipur, with all the other regional parties, the NPP, the NPF, and also the Congress party still trailing on single-digit numbers. और उत्तराखंड के बारे में और अपडेट के साथ पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहे हैं उत्तराखंड से, और बड़े दिग्गज जो शुरुआत में पीछे दिख रहे थे, क्या वापसी कर पा रहे हैं या फिर अभी भी कमोबेश स्थिति वही है? कविंदर जी, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश की तरह अच्छी बात यह है कि बीजेपी यहाँ पे वापसी कर रही है, सत्ता में आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है, तो लौट रही है। पर कुछ उलटफेर जो नजर आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं जरूर कि जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो खटीमा सीट है वहां से अभी भी वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव रहता है, तो 900 वोट है उनसे वो अभी पीछे चल रहे हैं।
और जो हरीश सिंह रावत हैं, कदावर नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, वो 11,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। ट्रेलिंग उनका ट्रेंड है, अभी रुझान जो आ रहा है, कई राउंड की जो गिनती हो चुकी है ईवीएम में, उसमें वो पीछे नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी बात के जो यहाँ के बीजेपी अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जो हैं, वो भी जो हरिद्वार सीट है वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी हैं, उनसे वो पीछे चल रहे हैं। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, वो भी जो है वो पीछे चल रहे हैं। ये सीट है यहाँ पे धन सिंह रावत, श्रीनगर सीट है, जहां से धन सिंह रावत जो हैं वो लीड कर रहे हैं और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो ये जो बड़े, चाहे अध्यक्षों की बात हो चाहे सीएम कैंडिडेट की बात हो, तो वहां पे वो पीछे चल रहे हैं। बाकी मैं अपडेट अगर आपको बताऊं तो राम सिंह कैड़ा हैं भीमताल सीट से, वो आगे चल रहे हैं। जो हरिद्वार ग्रामीण सीट थी जहां पे हरीश सिंह रावत की बेटी है अनुपमा रावत, वो अब लीड कर रही हैं। पहले वो पीछे ट्रेल कर रही थी, अब वो लीड कर रही हैं। नैनीताल सीट में सरिता आर्य जो है वो आगे चल रही हैं। और जो अपने सतपाल महाराज जी वो आगे चल रहे हैं। पौड़ी सीट में राजकुमार पोरी हैं, वो आगे चल रहे हैं। देहरादून की सीट है प्रतापनगर, वहां से कांग्रेस आगे चल रही है। और फिर एक देहरादून की सीट है विकासनगर, वहां पे बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान है, वो आगे चल रहे हैं। चक्राता सीट एक बड़ी इंपॉर्टेंट, वहां पे कांग्रेस आगे चल रही है। और खानपुर एक सीट है, वहां पे बीएसपी जो है अभी आगे चल रही है। ये ट्रेंड अभी सामने आ रहे हैं, पर ये स्पष्ट है कविंदर जी के बीजेपी की दोबारा वापसी हो रही है। और अब ये देखना होगा कि जो पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है, उनकी सीट जो है खटीमा है, वो उस चीज को तोड़ पाते हैं जो यहाँ पे मिथ बना हुआ है उत्तराखंड में, कि जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है वो अगली बार जो है उसको हार का सामना करना पड़ता है। ये नित्यानंद स्वामी के साथ हो चुका है, एनटी तिवारी जी के साथ हो चुका है, बीसी खंडूरी जी के साथ हो चुका है। सिर्फ अपवाद इसमें है तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो नहीं हारे हैं सीएम रहते हुए, उसके बाद उनको जीत मिली है। तो बाकी ये ट्रेंड है सामने। और एक और भी बड़ी बात है वहां पे कि एक सीट है यहाँ पे, गंगोत्री सीट है। गंगोत्री सीट पे जो जीतता है उसी की प्रदेश में सरकार बनती है, ऐसा एक मिथ है। और गंगोत्री सीट पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं कविंदर जी। और ये मैच करता है, जो रुझान भी सामने आ रहे हैं, ये परिणाम में तब्दील होता है, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा। पर ये परिस्थिति है उत्तराखंड में ताजा, बीजेपी की वापसी हो रही है और एंटी इनकम्बेंसी जो है वहां पे नजर नहीं आ रही है। Okay. Mr. Dua, earlier on you drew a comparison between Uttarakhand and Rajasthan, saying there there was a slogan that Modi tujhse bair nahi, Vasundhara tujhse khair nahi. In that scenario, of course, the BJP ended up losing. Here, it's a completely different situation. But just in case Pushkar Dhami loses his seat, will the BJP still continue with him, or will they be looking for other options? No, why not? I mean, see, West Bengal, Mamata Banerjee lost her seat to BJP's candidate. It doesn't mean that she quit her CM candidate. She went on to become. Hers is like a one-man party. It's different with the BJP. No, see, I mean, it depends on BJP, but BJP fought this election not on his face. BJP fought this election not on the three CMs' face. BJP fought this election, as they have been doing in all other states, only on the face of the development and the protection of the religious shrines, which had not been taking place in any of the state. Let me also tell you the fact that, for that matter, even Haryana, BJP almost lost the election on its own. They had to ally with a junior partner like JJP, the splinter group of the Chautalas, and they went ahead with the plan to install Manohar Lal Khattar as the chief minister. So history suggests that that even if someone has lost the election, does not necessarily mean that you can wipe away his candidature from the chief ministership. For that matter, there have been other instances as well. For instance, in Himachal Pradesh, Anurag Thakur's the INB minister's own father had lost the election, and as a result, BJP had to install someone else. So, in some cases, BJP can go ahead with this, but I would not actually agree with the fact that if Mr. Dhami loses this election, BJP should let go of him. After all, last 6 months, he handled the crisis pretty well for the BJP. He proved to be their man Friday. He proved to be a man, who led the election and led the
grip over the BJP when the entire party was stumbling towards paralysis in the last 6 months. So I would say that he should be rather rewarded of handling BJP's campaign when they were faced with so many challenges. Absolutely. So let's see how it pans out for the party, whether the party decides to continue with Pushkar Dhami as the Chief Minister. There's something that will unfold in the days to come. But Mr. Jha, a quick word on, Punjab. What's emerging is, of course, the Congress has now conceded defeat. It's an out-and-out Aam Aadmi Party wave. But going by the choice, they declared Bhagwant Mann as the chief ministerial candidate. It's also going to be their first experience in ruling a full-fledged state, Delhi not being a full state, to say. But what are the challenges that they will be facing? Because Punjab is, of course, a border state, and there are several challenges within the state, the drug menace, the free power, all of which the Aam Aadmi Party has promised. But the inexperience, to say, because it's a relatively new party compared to BJP and the Congress, how formidable are the challenges for this party going forward? The challenges are big, and particularly when a chief minister like Bhagwant Mann will be there. There are many reasons. First factor is he is inexperienced. Second, he is not a type of a leader who is very accommodative. There are several instances when he and several other leaders from Punjab, there had been some problem with the leadership, that Kejriwal leadership. This is one thing. लेकिन जिस तरीके से the promises they have made, like free electricity, Punjab, the economics, they is not in a good condition, जो अब तक बातें आ रही थी कि they were not even able to pay the salaries, जो वहाँ की बातें आ रही थी. In that condition, giving free electricity, free water, loan waiver, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है उनके साथ. और वन थिंग इज श्योर कि जो एक मोदी गवर्नमेंट की ओर से ये बार बार कहा जाता है कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, अब ये देखना होगा पर्टिकुलरली, क्योंकि ये दिल्ली में ये लगातार कभी दिखा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे हैव बीन वर्किंग इन टैंडम. ये दिखा नहीं. दे हैव ऑलवेज बीन फाइटिंग. पंजाब को अगर रूल फुल स्टेट जो जिसका स्टेटहुड है, जहाँ के ये पहली बार जा रहे हैं, वहाँ चैलेंजेस है, बॉर्डर स्टेट का चैलेंजेस है, वहाँ पर इनको ये शो करना पड़ेगा कि दे ट्रूली बिलीव इन कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म. और तब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ ले करके चलें तो मुझे लगता है थोड़ा इनके लिए आसान होगा. लेकिन चैलेंज दे प्रोमिसेस दे हैव मेड वो बहुत बड़ा है, उनको पूरा करना, और दे विल हैव टू आंसर टू देम पब्लिक. बिल्कुल. और हमारे साथ अरविंद जी बने हुए हैं. अरविंद जी, यूपी में जो गठबंधन की राजनीति है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, उसने भी अपने अपने अलग अलग तरीके से गठबंधन के छोटे दलों को साथ लिया, और समाजवादी पार्टी ने भी यही कोशिश की. एक गठबंधन कारगर होता दिखता है, और जमीन पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को देखें, चाहे उससे पहले के चुनाव रहे हो, जब बीएसपी के साथ गठबंधन था, या फिर जब कांग्रेस के साथ गठबंधन था, या फिर आरएलडी के साथ, तो क्या ये माना जा सकता है कि एसपी को वोट ट्रांसफर नहीं होता दूसरे दलों का, और ये सबसे बड़ी चुनौती, या फिर मैं कहूं कि मुश्किल है समाजवादी पार्टी के लिए, गठबंधन वो किसी से भी रहा हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कबीर जी. देखिए, आप जब मुलायम सिंह के समय का देखेंगे तो वे अति पिछड़ी जातियों को लेकर के एक रेनबो पॉलिटिक्स और साथ साथ सबकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होती दिखी. लेकिन जब आप देखेंगे कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी एक नए कॉम्बिनेशन के साथ आती है, जिसमें आप देखेंगे कि पिछड़ी जातियों को बहुत अधिक टिकट मिला बनिस्बत 2012 के, यानी उनके हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर के वह कहीं ना कहीं जो है मुतमईन दिखी. और उसका नतीजा भी देखना को मिला कि आप 2017 के परिणाम को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 312 विधायकों में से तकरीबन जो है 103 विधायक जो है पिछड़ी जातियों के थे, और उसमें सभी की भागीदारी रहे.
तो अब ये सवाल ये उठता है कि जिन जातियों को भागीदारी जहां मिल रही है वहां जाएंगी या उसको छोड़ करके अन्यत्र जाएंगी जहां पर जो है उनकी बहुत अधिक जो है उनके लिए स्पेस नहीं बचा है। अगर आप 2017 के ही आंकड़े को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के केवल 11 जो है पिछड़े विधायक जीते हैं, जिसमें जो है 9 जो है यादव होते हैं और 2 गैर जो है यादव होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये गठबंधन की जो एक तासीर है उसमें भी आकलन जो है जातियों ने किया है और ये मान के चले हैं कि हमारे जो जाति के प्रतिनिधित्व करने वाले जो पुरोधा है, जो नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं, उनके चलते जो है हम शिफ्ट करने वाले नहीं, क्योंकि हमें जो हिस्सेदारी जहां से मिलनी चाहिए वहां से मिल रही है। आपने नतीजा देखा कि 2017 में जो है कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन की, उसका जो है वोट शेयर जो 31% तक सिमट करके रह गया। फिर जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, वो अभी 35% जो आज की तारीख में जैसा दिख रहा है उतनी तक सिमट करके रह गया। अब ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के लिए अगला क्या होगा, नया कॉम्बिनेशन क्या होगा। सवाल इतने तक उनके लिए नहीं, उनके लिए अब एक यह है कि नेतृत्व को लेकर के भी सवाल उठेगा कि आखिर इस नेतृत्व में ऐसा क्या जो है कमी रह गई जिसके वजह इतना बड़े बड़े फलक पर जो गठबंधन का जैसा मुनादी पिटा गया कि दारा सिंह चौहान आ गए जो नोनिया जाति के हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं, फिर ओम प्रकाश राजभर भी आ गए, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है निकल करके गए। इसके बावजूद भी जो अति पिछड़ी जातियां गोलबंद नहीं हुई। साथ साथ ये भी एक कहा जा रहा था कि चूंकि जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि सेकंड फेज में कहा जा रहा था कि यहाँ पे भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा मानना है कि देखिए एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू की है और जो ट्रांजेक्शनल पॉलिटिक्स से उसकी भरपाई की, यानी जो हाशिए के लोग जो थे उनके यहाँ जो है सोशल वेलफेयर स्कीम जो पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी बाजी पलट गई। और मेरा मानना है कि अब जातियों की जो गोलबंदी है उसमें कहीं जो है भारतीय जनमानस, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जनमानस जो कहा जाता है कि जातियों का खौलता हुआ कुंड है, उससे कहीं उभरने लगा है। तो अब ये कोई इस फिराक में रहे कि हम जो है जातियों के गोलबंदी के जरिए जो है हम बहुत बड़ी जो है राजनीतिक जो है हिस्सा को अपने पक्ष में कर लेंगे, अब ये होता हुआ नहीं दिख रहा। और एक चीज और स्थापित हुआ है कविंदर जी कि जो पार्टियां जो है अगर जनता की कसौटी पर खरा उतरेगी वह जो है पुनः जो अपनी सत्ता में जो है स्थापित करने में कामयाब भी होगी और लोगों का भरोसा भी जीतेगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः आती हुई दिख रही है। कविंदर जी, आशुतोष जी, जो यूपी में क्योंकि जाति हकीकत है और किसी भी जाति के बिना या जातीय गठबंधन के बिना यूपी में फिलहाल अभी भी सत्ता दूर की कौड़ी नजर आती है, भले ही बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की। लेकिन क्या किसान मैं आंदोलन को लाना चाह रहा था कि इतना बड़ा मुद्दा रहा पंजाब, वहां पर आम आदमी पार्टी जिसका कि इस आंदोलन न वो पक्ष में और ना ही उस तरीके से सरकार में वहां पर नहीं थी। यूपी में जिस इलाके में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे आंदोलन में, उस इलाके से जो खबरें हैं सीटों के नजरिए से, वहां पर भी ऐसा लगता है कि उसका उल्टा इम्पैक्ट बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, कमोबेश पुरानी तस्वीर को दोहराती दिख रही है। कैसे? देखिए, एक तो जो अभी इन्होंने बात कही भी, जाति से अगर पहले बात शुरू करें कि ठीक है, इलेक्शन से पहले बीजेपी के 10 एमएलएज और मिनिस्टर्स स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े मिनिस्टर्स छोड़ करके गए और ये लगा कि नाउ मौर्याज आर शिफ्टिंग टू समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने बहुत इस बार चालाकी से ओम प्रकाश राजभर से एक ये कर लिया, तो लगा कि राजभर वोट जो है जो पहले बीजेपी के साथ था वो शिफ्ट कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस इलेक्शन में ये जरूर सोचने को मिला है कि जो अलायंसेस बनते हैं वो अलायंसेस का बेस क्या होना चाहिए। जो सबसे बड़ी पार्टी है उस अलायंस की, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सबसे बड़ा फैक्टर बनने लगा है अब। इसके अलावा अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप चाहे कितनी भी जातियों के लीडर्स को जोड़ दें, वो जाति नहीं जुड़ती हैं, केवल लीडर्स जुड़ते हैं। ये दिखने लगा है और इसीलिए देखिए जो बड़े बड़े लीडर्स गए हैं वो भी हार रहे हैं अपनी सीटों को, जबकि पिछली बार तक वो ये दावा कर रहे थे कि हमारे भरोसे बीजेपी जीती। बिल्कुल। तो ये एक मुझे लगता है बड़ा जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो एक दिखा है, बिसाइड्स डेवलपमेंट, क्रेडिबिलिटी, वो एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर है जो कि यहां पर फिर से साबित हुआ है इसमें। दूसरी बात जो आपने कही, सॉरी मैं उस चीज को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है किसान आंदोलन की बात आपने कही। अब देखिए, किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो ये मुद्दा शुरुआत में था ही नहीं। अगर जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं किसान आंदोलन को, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आया था पंजाब से और पहले कुछ महीनों तक तो ये बिल्कुल पंजाब तक सीमित रहा। फिर दिल्ली पे आया तो दिल्ली में भी पंजाब ही दिखता रहा
बाद में इसमें वेस्टर्न यूपी का जो है सो जो नरेश टिकैत और ये सब की जो एंट्री हुई तो बाद में हुई, बहुत बाद में हुई है। तो एक तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी किसान आंदोलन को। और आप देखिए कि जो ये पूरा किसान आंदोलन का जो विरोध शुरू खड़ा हुआ था वो हुआ था बेसिकली वीट को लेकर के, वीट एंड धान और उसको गेहूं को लेकर के। जो वेस्टर्न यूपी का जो पूरा पार्ट है, जो गन्ना किसान जिस तरीके से उसमें जुड़े, वो गन्ना किसान तो बेसिकली बेनिफिशियरी थे इस गवर्नमेंट के। जिस तरीके से उनका सारा पेमेंट चुकाया गया, जिस तरीके से उनको अर्ली पेमेंट भी कई जगहों पे किया गया, जो चीनी मिले हैं उसको पैसा दे करके कि तुम पे करो, तो ये तो बल्कि बेनिफिशियरी थे, उनको पॉलिटिकली साथ में जोड़ा गया था, जो ये बाद में चीजें साफ दिखने लगी। और उसके आगे भी जाएंगे तो जब प्रधानमंत्री ने ही कह दिया कि हम वापस ले रहे हैं, तो वो रही सही बातें भी गायब होगी। इसलिए किसान का मुद्दा पूरे इलेक्शन में कहीं नहीं दिखा। मैं तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे गया, न तो किसान का मुद्दा दिखा और न ही जिस कोविड को सबसे बड़ा दिखाया गया था कि गंगा में लाशें बह रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी जानी जा रही हैं, वो भी इशू नहीं रहा। क्योंकि फाइनली कहीं न कहीं लोगों ने रियलाइज किया कि एपिडेमिक इसका नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो और किसान आंदोलन तो मुझे लगता है, खासतौर से कविंद्र जी से आपने कहा, उत्तर प्रदेश का ये इशू था ही नहीं, ये पंजाब का इशू था। उत्तर प्रदेश में इसको सिर्फ पॉलिटिकली इसके साथ जोड़ा गया था, तो जाहिर तौर पर उसका कहीं दिखना नहीं था। पर जिस तरह से ये माहौल बनाया गया था कि जो जाट्स हैं वो काफी नाराज हैं इस बात से। और अरविंद जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आती हूँ कि एक चुनाव से पहले बड़ा माहौल था कि वेस्टर्न यूपी में जाट्स काफी नाराज है, एंटी बीजेपी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव था कि जिस तरह से फार्म एजिटेशन के बाद एक तरह से सरकार को मजबूर किया गया कि आप उस कानून को वापस ले। लेकिन जैसा कि मिस्टर झा बता रहे हैं कि इस तरह का कुछ देखा नहीं जा रहा है, ऐसा रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन और ये डिस्कशन कंटिन्यू करूंगी, बट फिलहाल सुनते हैं कि भगवंत मान जो कि वाहिगुरू जी की पंजाबियों, सब तो पहला कोने-कोने च दुनिया के कोने-कोने च वसते पंजाबियों नूं मेरे वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद, दिल दीआं गहराइयां चों। कई इहो जे भी ने जिहड़े इस मुहिम च आ नहीं सके, आप विदेशों च रहिंदे ने, पर उन्होंने किसी न किसी सोशल मीडिया राही या किसी होर तरीके नाल इस जंग दे विच हिस्सा पाया। पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी जंग दे विच जिथे जिथे भी वो बसदे ने उन्हां दी तंदुरुस्ती दी अरदास करदे हां ते उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। वीरो, तुसीं देखिया होना किन्ना चिक्कड़ सुट्टिया साडे ते विरोधी पार्टियां दे लीडरां ने। अरविंद केजरीवाल जी ते मैनू निजी टिप्पणियां कीतियां, घटिया शब्दावली वरती गई, बेइज्जतियां कीतियां गईयां साडियां। अज मैं इस मंच तो उन्हां नूं कहना चाहुंदा, तुहानू जिहड़ी शब्दावली है, थोड़ा पिछे हो जाओ, थोड़ा पिछे हो, मैं इदों अगे आ नहीं सकता माइक। वीरो, ये शब्दावली उन्होंने मुबारक होवे। तुसीं साडे ते चिक्कड़ सुट्टिया, निजी गल्लां कीतियां, परिवारां बारे होर पता नहीं की, पर लोकां ने इस गल नूं नहीं मन्निया। असीं तुहानूं जिहड़े साडे ते चिक्कड़ सुट्टण वाले सी, अज मैं तुहाडे जरिए तुहाडे सामने गल कहना कि असीं उन्हां नूं माफ़ कर दिंदे हां। पर हुण अगे तो 3.25 करोड़ पंजाबियों की इज्जत करनी शुरू करनी पऊगी। सब बहुत बेइज्जतियां कर लियां साडियां तुसीं। साडे बजुर्ग जुत्तियां टुट गईयां, दाड़ियां चिट्टियां हो गईयां, दफ्तरां दे गेड़े मारदियां दियां, कचहरियां जांदियां दियां, तहसीलां जांदियां दियां, झिड़कां खा के आउंदे आ। चलो बुढ़िया किधर मूँह चक्या है नहीं, साहब बुधवार नूं आउणगे, साहब वीरवार नूं आउणगे, वो बुधवार वीरवार आया ही नहीं। हुण मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा, हुण तुहानूं जाण दी लोड़ नहीं, वो बुधवार वीरवार वाले, वो बुधवार वीरवार वाले साहब तुहाडे पिंडां च आउणगे।
दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, उन्होंने सेवा करनी है। इकट्ठे होके जिमें तुसी वोटां पाईयां उवें जिमें इकट्ठे होके पंजाब चलाउणा है। पंजाबियों, पहला पंजाब मोती महलों चों चलदा सी, सिसमां वाले महलों चों चलदा सी, बड़े बड़े दरवाजे, बहुत उच्चियां उच्चियां कंधां वाले घरां चों चलदा सी। पर अज तो बाद पंजाब पिंडां चों चलूगा, वार्डां चों चलूगा, मुहल्लियां चों चलूगा, शहरां चों चलूगा। पंजाब थोड़ा है, असीं कोई रजिस्ट्री नहीं कराई इन्हां दे नाम, पंजाब थोड़ा है। अज मैं थोनू कहंदा सी 32 दंद ने, मैथों ना कहाया करो कुछ। बड़े बादल साहब हार गए, सुखबीर जलालाबाद तो गया, आदेश प्रताप कैरों पट्टी तो हार गया, कैप्टन साहब पटियाले तो हार गए, सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे हैं। All right, so you heard Bhagwant Mann, the future Chief Minister of Punjab, thanking the people of the state for the emphatic win of his party, the Aam Aadmi Party. Going back to the question and the discussion about Uttar Pradesh, अरविंद जी आपके पास वापस आना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह चुनाव से पहले एक माहौल था कि एंटी बीजेपी, जिस तरह से एंटी फार्म प्रोटेस्ट को एक इशू, बड़ा मुद्दा बनाया गया और खास करके वेस्टर्न यूपी में रिजल्ट्स बिल्कुल उसके विपरीत है। ये कह सकते हैं कि बीजेपी का कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा है ही मुद्दा, लेकिन जो हमने पहले हरियाणा में भी देखा है कि बीजेपी की जो ये पॉलिसी है कि जो डोमिनेंट कास्ट है, जो बहुत ज्यादा वोकल है, उसको उतना ध्यान में ना रख करके जो दूसरा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं वो कैपिटलाइज करती है और उसको फायदा मिलता है। ये हमने पहले हरियाणा में भी देखा, अब हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, जहां एंटी पार्टी सेंटिमेंट होते हुए भी जो वोकल और जो वोटर सेक्शंस हैं उनका डिफरेंस जो है उस पर बीजेपी कैपिटलाइज कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, राजनीति में धारणाओं का बहुत अधिक महत्व होता है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो निसंदेह जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का उसका बहुत लेना देना नहीं था, लेकिन जब राकेश टिकैत की आंखों से आंसू गिरे तो कहीं ना कहीं जो है वह जो है जाट अस्मिता से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया और काफी हद तक राजनीतिक दलों को इसमें जो है बढ़त भी मिली और नतीजा यह निकला कि पूरा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये मान करके भारतीय जनता पार्टी भी चल रही थी कि हमारे खिलाफ हो गया, विशेष रूप से जाट जो तकरीबन 15% के आसपास आते हैं। और उसी दरमियान जिस तरह लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ और किसान वहां पे मरे, तो उसके बाद जिस तरह तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिया गया और प्रधानमंत्री जी ने उसकी जो है कहीं ना कहीं भरपाई करने की कोशिश की, तो एक नैरेटिव गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो है किसानों के खिलाफ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि जब हम लाइन जब उन लोगों से, किसानों से बात हम लोग करते थे कि भाई आखिर क्या वजह है नाराजगी की, तो वो कहते थे कि देखिए नाराजगी तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोगों के लिए जाट भी जरूरी है और जो है बाबा भी जरूरी, यानी जयंत भी जरूरी है, बाबा भी जरूरी। यानी उनका सीधा मतलब था कि हमारी जो जाट राजनीति की अस्मिता है वो भी बची रहे और हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था जो बेहतरीन है वो अभी बची रहे। जब गन्ना किसानों का मसला या गन्ना भुगतान का मसला है तो वो साफ कहते सुने भी गए कि नहीं 1.5 लाख करोड़ का भुगतान सरकार ने किया है। हाँ, उसकी जो वृद्धि जो है उस ढंग से नहीं हुई, उसको लेकर के बहुत नाराजगी नहीं थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि जो 2013 में उस क्षेत्र में जो दंगा हुआ और उसके बाद तमाम ऐसे जाट परिवार हैं जो आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके दिमाग में वो भी एक खौफ था। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है के पक्ष में, अपने पक्ष में करने में वो सफल रही। और जिस तरह चुनाव के दरमियान अमित शाह जी वहां पे कैंपेन किए, जाट नेताओं को बैठाए, तो काफी कुछ जो है माजरा वहां का बदल गया और स्थिति यह हुई कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का वहां विरोध उभरता हुआ सतह पर या दिखाया जा सकते हैं कि दिखाने की कोशिश हुई, उसका कोई मतलब नहीं निकला। और दूसरी चीज जो एक राशन कह सकते हैं, जो गरीब तबके के लोग थे उनके घर जो डिलीवरी हुई वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तो जो एक विरोध का बहुत बड़ा घना कूप दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो असल में जो है फुस साबित हुआ। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में भी अच्छा करती दिख रही है। जी। और नवविक्रम हमारे साथ हैं यूपी की ताजा अपडेट के साथ। नवविक्रम, क्या खबरें मिल रही हैं अलग अलग इलाकों से, अगर रीजन वाइज समझने की कोशिश करें, और जो रुझान है उसमें क्या परिवर्तन और कितने राउंड की मतगणना हो चुकी, क्योंकि धीरे धीरे रुझान में थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है यूपी में। हालांकि बीजेपी अभी भी स्पष्ट बहुमत उसके पास, लेकिन जो एसपी है वो पहली बार 125 के नंबर से आगे
नजर आ रही है। जी कविंद्र, बिल्कुल। अगर हम क्षेत्रवार अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल या फिर सेंट्रल यूपी, हर जगह जो भारतीय जनता पार्टी है वो स्पष्ट बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जितनी बढ़त पिछली बार हासिल की थी, मसलन बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो अभी कई सीटों पर वहां पर नेक टू नेक फाइट है। अगर एक जैसे कालपी की ही सीट की अगर बात करें तो अभी जब लास्ट राउंड में हमने बात की वहां पर तो 3 उम्मीदवार बीएसपी के और जो एनडीए का जो उम्मीदवार हैं और इसके अलावा सपा, तीनों करीब एक ही बराबर मत पर चल रहे थे। तो इस तरीके की नेक टू नेक फाइट कई सीटों पर है। इसलिए ये जो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं इनमें गुंजाइश है कि आगे चलकर ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। साथ ही कविंद्र, एक और बात बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हर जगह हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे थे। उन मुद्दों को एड्रेस करने में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि एक विपक्ष के तौर पर माना जाता है उत्तर प्रदेश में, वो नाकामयाब रहे हैं। क्योंकि हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता के साथ विपक्ष की जो मौजूदगी है या विपक्ष का जुड़ाव है वो उस तरीके से नहीं दिखा। चाहे वो मायावती की बात हो, चाहे अखिलेश यादव कोरोना काल से लेकर उस समय एक्टिव नहीं दिखे जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत नजर आ रही थी। तो एक तरह से जो नाखुशी भी थी कुछ फैसलों की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता में, उस नाखुशी को अखिलेश यादव अपनी तरफ वोट में परिवर्तित करते हुए और मायावती दोनों अपनी तरफ परिवर्तित करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव, नवविक्रम, अखिलेश यादव और आरएलडी का अलायंस अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो काफी बेटर परफॉर्मेंस है। पर एक नेशनल पार्टी के तौर पर अगर आशुतोष जी बात करें कांग्रेस की, एक तरफ बीजेपी है, उनका ग्राउंड से कनेक्ट है, नई पॉलिसीज हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, विमेन वोटर्स हैं, कास्ट बैरियर्स को उन्होंने तोड़ दिया है और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमने चर्चा की है जो बीजेपी को विक्टोरियस बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो सिंगल डिजिट नंबर में है। हमने देखा प्रियंका गांधी ने काफी कैंपेन किया, लेकिन एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बीइंग द कांग्रेस बीइंग अ नेशनल पार्टी, डज द पार्टी नीड टू नाउ immediately, urgently rework on its strategy going forth? Otherwise, if it has to stay relevant in the Indian political landscape, state after state, we are witnessing the rout of the Grand Old Party. That thing has been being reiterated by the party members themselves. All the 23 members, what we call G23, they have been repeating it again and again. और अब जब ये रिजल्ट आया है, my hunch is they will now be more vocal. So you will see within the Congress more voices coming up कि भाई आखिर ये जो लीडरशिप है आखिर वो इस तरीके के फैसले क्यों ले रहा है जो पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है। क्योंकि पंजाब को लेकर के जब बात हो रही है कि राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन कैप्टन वाज रिमूव्ड फ्रॉम देयर एंड नवजोत सिंह सिद्धू वाज गिवन चार्ज ऑफ द पार्टी, तभी से ये बात हो रही है और तभी से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। तो आखिर ये ब्लेम तो कांग्रेस लीडरशिप पर आता है और जब कांग्रेस लीडरशिप पे आता है तो ये बात बार बार हो रही है कि कांग्रेस को अपनी कार्य पद्धति में बदलाव लाना चाहिए कि नहीं। मतलब गोइंग टू यूपी एंड टेलिंग के वी विल गिव 40% सीट्स टू वुमेन, इतना भर से कुछ बात नहीं होगी ना। यू विल हैव टू शो दैट यू आर सीरियस अबाउट देयर वेलफेयर। आखिर जब हम रिकॉर्ड देखते हैं कि इस इलेक्शन में पर्टिकुलरली कि वुमेन का वोटिंग परसेंटेज क्या है, तो लगातार आप यूपी के 3-4 फेजेस में विमेन का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मेल से भी ज्यादा है। बिल्कुल, कहीं पर 2, कहीं पर 5% तक ज्यादा है। 5% नहीं बल्कि 6th फेज में दोनों में जो गैप था वो 11% का गैप था मेल एंड फीमेल में। तो आपको दिखाना पड़ेगा और ये केवल ये बोलने से नहीं होगा कि वी आर इन फेवर ऑफ वुमेन रिजर्वेशन। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वुमेन के वेलफेयर के लिए आपने क्या किया। यही जो बात हो रही है अभी कि मोदी गवर्नमेंट को आखिर क्यों वुमेन दे रही हैं वोट, या यूथ का तो एस्पिरेशंस था कि भाई कंट्री बदलेगा, हमारे लिए रोजगार, दिस इज वन थिंग। वुमेन ये देख रही हैं कि जो बात हो रही थी शुरुआत से उज्ज्वला से लेकर के शुरू हुई और उज्ज्वला से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबसे बड़ी बात आती है कानून व्यवस्था पर कि जब लॉ एंड ऑर्डर सुधरता है तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो होती है वो होती है वुमेन।
पर्टिकुलरली रूरल विमेन। तो ये चीजें दिख रही हैं और जाहिर तौर पे कांग्रेस को ये दिखाना पड़ेगा कि कांग्रेस अब कितना बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि वहां तो यही डिमांड हो रही है सबसे पहले कि कांग्रेस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो। ये पिछले 1-1.5 साल से तो यही डिमांड हो रही है जिसको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। अब ये तेज होगी और तेज होगी आवाज में। सर्टनली, एंड आई थिंक विमेन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कविंद्र, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कोशिश की, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने दिया, लेकिन आई थिंक इफ यू कंपेयर इट टू द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स दैट दे हैव centered around women, the Congress's efforts weren't enough, and perhaps that is what is reflecting in the results, the trends that we are seeing from the largest, the politically significant state of Uttar Pradesh. बिल्कुल, और अब एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सभी स्टेट में क्या इस वक्त ताजा अपडेट मिल रहा है। करीब 2 बजने जा रहे हैं और जो मतगणना शुरू हुई थी आज सुबह 8 बजे से, उसके बाद अलग अलग राज्यों में क्या तस्वीर उभरी है और ये कितनी बदली है अब तक पिछली कई घंटों की मतगणना के बाद। उत्तर प्रदेश की से अगर हम शुरुआत करते हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो रुझान है वो इस वक्त सामने है। 270 सीटें बीजेपी गठबंधन, 125 समाजवादी पार्टी और उसके साथ ही बीएसपी यहां पर एक बहुत ही, मैं कहूं कि करीब करीब वाइब आउट होती नजर आ रही है। 3 सीटों के साथ कांग्रेस महज 2 सीटें, अन्य के खाते में 3, और वोट शेयर में भी यही तस्वीर नजर आ रही जो कि सीटों में है, और बीएसपी का वोट शेयर काफी तेजी के साथ यूपी में कम हुआ है। पंजाब जहां पर समाजवादी पार्टी, माफ कीजिए, आम आदमी पार्टी जो है 91 सीटों के साथ सत्ता के एकदम करीब पहुंच चुकी है। कांग्रेस को बड़ा झटका, 17 सीटें महज कांग्रेस को मिली है। मुख्यमंत्री बदलने और सिद्धू के तमाम, मैं कहूं कि बातों को सहमति देने के बावजूद कांग्रेस की हालत, और एसएडी 6, बीजेपी गठबंधन को महज 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट आई है। और इसके बाद आप देखिए उत्तराखंड, जहां पर 46 सीटों पर बीजेपी आगे, 21 पर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी फिलहाल वहां पर खाता नहीं खुला है, बीएसपी 1, अन्य के खाते में 2। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह नहीं है कि वहां पर जो उसके बड़े चेहरे हैं वो ज्यादातर चुनाव में पीछे चल रहे थे, और यही हाल कांग्रेस का भी है। उत्तराखंड के बाद गोवा की बात, जहां पर अभी भी क्लियर पिक्चर मैं कह सकता हूं, स्पष्ट बहुमत वो नजर नहीं आ रहा। 18 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचती दिख रही, लेकिन उसे गठबंधन के साथ ही ढूंढने होंगे। कांग्रेस गठबंधन 12 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 2 और अन्य के खाते में 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण भूमिका इस बार भी निभाने वाले हैं गोवा में सरकार बनाने को लेकर। मणिपुर में स्थिति बिल्कुल साफ है, बीजेपी गठबंधन 21 सीटों के साथ आगे है, कांग्रेस 2, एनपीपी 6 और एनपीएफ 6 और अन्य के खाते में 7 सीटें हैं, यानी कि यहां पर बीजेपी अपने दम पर सत्ता के करीब पहुंच चुकी है। So these were the numbers of the 5 states. Some of the trends also include some of the results in all these 5 states. But the crux is the Aam Aadmi Party all the way in Punjab set to form the government, the first ever in Punjab. And the BJP is, of course, the major winner. It's on way to retain all the 4 states that it was ruling earlier. It went with the definitive strategy of development, of welfare schemes, percolating to different sections of the society. And the big losers, of course, the BSP in Uttar Pradesh, also the Congress Party, and as we've discussed with our guests, the Congress Party, which is the national party, will have to, in comparison with the BJP, it's been witnessing rout in state after state elections, and now will have to go back and re-strategize, work on its energy and come back with a fresh strategy to woo voters. So that's what we'll leave you with. We'll slip into a very short break, but after the break, we'll continue talking about all the other important trends that keep coming in. We'll talk about the key candidates who have won, but also some of the heavyweights who are now on the losing side. So stay with us on Sunset TV, and I would also like to thank all the guests, Mr. Jha, Mr. Dua, for joining us on the studio, and all the other guests who are joining us virtually on the program. It was a pleasure having you on the program. Share your perspective with us and our viewers. So we'll slip into a short break. Be right back. Do stay with Sunset TV.